नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरंग सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्याय 4, जिसका नाम है मुगल आक्रमण एवं उनके प्रभाव। उद्देश्य की भी बात हम इसमें करेंगे। अभी तक दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि इससे पहले हमने जो 3 भाग है उनमें हमने क्या पढ़ा था। इसके शुरू के भागों में, क्योंकि जैसा आप जानते हैं हम ये अध्याय 4 पढ़ रहे हैं और इसका नाम है मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव। तो दोस्तों, ये जो भाग है इसमें हम जिस कालखंड की बात कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं। पूर्व मध्यकालीन इतिहास वो इतिहास होता है जो कि प्राचीन काल के समाप्त होने पर मध्यकाल शुरू होने से पहले जो कालखंड है इतिहास का, उसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और अब जैसा कि हमने देखा था, इसे हम राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं, जो कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक का काल माना जाता है मुख्य रूप से। हालांकि इसके बाद हमने मुगल आक्रमण जब हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो उसमें 12वीं शताब्दी के बाद का इतिहास भी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने इसमें मुख्य रूप से ये देखा था कि जो ये कालखंड है भारतीय इतिहास में, इसमें ये एक बड़ा परिवर्तन ये आता है कि उत्तर पश्चिम से भारत पर मुस्लिम आक्रमण होते हैं। और वो जो मुस्लिम आक्रमण होते हैं भारत में, वो 3 खंडों में हम उनको देख रहे हैं। जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुए वो अरब आक्रमण के रूप में भारत में हुए थे। हालांकि जो अरब आक्रमण थे वो अपना ज़्यादा प्रभाव भारत पर नहीं छोड़ पाए थे। और फिर हम देखते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक जो पूरा भारत का इतिहास है वो बिल्कुल एक सुरक्षित हो जाता है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण नहीं होता है। वो भारत में सांस्कृतिक विकास को गति मिलती है। लेकिन अरबों के आक्रमण के बाद लगभग 10वीं शताब्दी में एक बार फिर उत्तर पश्चिम भाग से भारत पर आक्रमण होते हैं। और इस बार जो आक्रमण होते हैं वो तुर्कों के आक्रमण होते हैं। और ये तुर्क आक्रमण जो है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले महमूद गजनवी जो था वो सबसे महत्वपूर्ण आक्रांता माना जाता है, जिसने भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए थे। और सोमनाथ का जो उसका आक्रमण था सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सोमनाथ के बाद मोहम्मद गौरी जो आते हैं भारत पर आक्रमण करने के लिए, और वो भारत में एक अपना स्थायी राज्य स्थापित करने में सफल होते हैं। और उनके साथ पृथ्वीराज चौहान के हमने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध देखे थे, जिनको हम तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने बात की थी महाराणा कुंभा के बारे में, जिन्होंने किस तरह से गुजरात और मालवा के साथ संघर्ष किया था। और खासकर जो राणा कुंभा है, उनका जो काल है मुख्य रूप से वो राजस्थान के इतिहास में मुख्य रूप से उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार जो उनका विजय स्तंभ का निर्माण जो उन्होंने करवाया था वो किस तरह से प्रेरणा स्रोत रहा है आज़ादी के दौरान जो हमारी लड़ाई थी। इसके बाद हमने राणा सांगा के बारे में अध्ययन किया और देखा कि किस प्रकार उन्हें एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है, क्योंकि वो शानदार एक योद्धा थे और इन्होंने किस तरह से बाबर से लोहा लिया था, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और इसके अलावा मालवा और गुजरात की शक्ति को किस प्रकार उन्होंने सीमित कर दिया था। और ये भी देखा था कि वो एक ऐसे अंतिम सम्राट के रूप में हमारे सामने आते हैं जब भारत में उत्तर भारत के विशेषकर तमाम राजा उनके छत्र के नीचे आते हैं और एक साथ इकट्ठा होकर विदेशी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम ये इतिहास पढ़ रहे हैं, मुगल आक्रमणों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के बारे में। दोस्तों, मारवाड़ के चंद्रसेन को हम प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप के अग्रगामी कह सकते हैं। और इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने आगे जाके महाराणा प्रताप जिस रास्ते पे चले, वो जो रास्ता जो प्रशस्त किया था महाराणा प्रताप को, वो चंद्रसेन ने ही किया था। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे महान शासक के बारे में अध्ययन करना। चंद्रसेन का जो शासनकाल है वो 1562 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी के बीच रहा है। थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ये जो चंद्रसेन है वो मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक मालदेव के छोटे पुत्र हैं। मालदेव के छोटे पुत्र हैं ये। और मालदेव के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि मालदेव वही शासक हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक, जिन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी से युद्ध किया था। और ये जो युद्ध था, गिरी सुमेल का युद्ध, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है इतिहास का। और 1544 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच जैसे युद्ध लड़ा गया था। और हालांकि इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, परंतु शेरशाह सूरी को जिस तरह का सामना करना पड़ा मारवाड़ के शासक मालदेव के सामने, उससे और उसके खासकर 2 सेनापतियों जिनके नाम है जेता और कूपा, उन्होंने जिस तरह से जबरदस्त प्रतिरोध किया शेरशाह सूरी की सेना का, तो फरिश्ता जो इतिहासकार हैं समकालीन, वो लिखते हैं कि शेरशाह सूरी अपने घोड़े से उतर गया और भगवान से, अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि वो किस तरह से इस युद्ध को जीत जाए। और कहते हैं कि युद्ध को जीतने के बाद उसने ये वाक्य कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। यानी कि एक छोटे से हिस्से को जीतने के लिए वो किस तरह से हिंदुस्तान की बादशाहत जो थी उसकी दांव पे लगी हुई थी। तो कितना ऐतिहासिक युद्ध रहा होगा गिरी सुमेल का युद्ध, इस बात से पता चलता है। तो राव मालदेव का ये छोटे पुत्र थे चंद्रसेन, तो इसीलिए इस युद्ध के बारे में जानना जरूरी था। इनके जन्म की बात करें तो 1541 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब बात करें इनके उत्तराधिकार संघर्ष और चंद्रसेन की विजय की।
जैसा कि मध्यकालीन इतिहास में हम देखते आए हैं कि जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, किसी राजा के, किसी सुल्तान के या शासक के पुत्रों के बीच में जो संघर्ष होता है, वो संघर्ष भी चंद्रसेन को करना पड़ा था। तो यहाँ जो मालदेव के जो बड़े पुत्र थे राम, उससे जो मालदेव थे वो रुष्ट थे, यानी उससे नाराज थे। उसकी जिस तरह की गतिविधियां थी वो उसे पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा जो छोटे पुत्र थे उदय सिंह, उनको भी जो उसकी रानी थी, रानी स्वरूप दे, उसने राज्याधिकार से उसको वंचित कर दिया था। और मालदेव की मृत्यु के बाद, इसी वजह से मालदेव की मृत्यु के बाद 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को चंद्रसेन का राज्याभिषेक हो जाता है और वो शासक बन जाते हैं मारवाड़ के। मारवाड़ का मतलब हमारे, जब हम बात मारवाड़ की करेंगे तो उस भौगोलिक क्षेत्र से हमारा वास्ता होगा जो जोधपुर वाला क्षेत्र है, विशेषकर जोधपुर है, इसके अलावा आपका पाली वाला क्षेत्र है, कुछ नागौर का हिस्सा भी उसमें है, सिरोही का कुछ हिस्सा है। तो वो जो एरिया है वो मारवाड़ कहलाता है। अभी तक हमने जो पिछले बात की थी कुछ शासकों की, वो मेवाड़ के शासक थे। जैसे राणा कुंभा की बात की, राणा सांगा की बात की, वो मेवाड़ के शासक थे, जबकि ये जो शासक हैं ये मारवाड़ के शासक हैं। और एक खास बात हो रही है कि मालदेव के समय, जब ये मालदेव शासक थे, उस समय इनको बिसलपुर और सिवाना की जागीरें चंद्रसेन को दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब आंतरिक विद्रोह और उनका दमन, किस प्रकार चंद्रसेन ने अपने भाइयों के आंतरिक विद्रोह का दमन किया और किस तरह से उनको संघर्ष करना पड़ा, उसकी कहानी एक बार देख लेते हैं। जब चंद्रसेन शासक बने तो उनके दरबार में एक दिन क्या होता है, चंद्रसेन आवेश में आकर अपने एक दरबारी की हत्या कर देते हैं। दरबारी की हत्या करने से क्या होता है, जो एक सामंतों का एक जो गुट है, विशेषकर जेतमल सामंत है, उनके नेतृत्व में सामंतों का एक जो गुट है वो नाराज होकर उनके दूसरे भाइयों के पास चला जाता है इस बात से। तो वो जो उनके तीनों भाई हैं, जिस राम, उदय सिंह और रायमल, उनसे जाकर वो गठबंधन कर लेते हैं और चंद्रसेन के खिलाफ विद्रोह का तैयारी करते हैं। और ये सब मिलकर चंद्रसेन के विरुद्ध एक विद्रोह करते हैं, जो कि 1563 ईस्वी में उदय सिंह और राव चंद्रसेन के बीच मुख्य रूप से युद्ध होता है, जिसमें कि उदय सिंह की हार हो जाती है और वो हार के अकबर के पास चले जाते हैं और अकबर के साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो शुरुआती विद्रोह है, अपने भाइयों के जो विद्रोह है, सामंतों के जो विद्रोह है, उसको वो दमन कर देते हैं। अब बात करें जोधपुर पर मुगलों के अधिकार की, तो हमने देखा था कि किस प्रकार से उनके जो भाई थे वो रुष्ट होकर अकबर से जाके मिल जाते हैं। एक जरूर याद रखने की बात है कि इस समय जो मुगल बादशाह हैं वो कौन है, अकबर हैं। तो अकबर इस समय मुगल बादशाह हैं और जो जितने भी अभियान किए गए मुगलों के द्वारा वो अकबर के नेतृत्व में यहाँ पर अभियान किए गए हैं। अकबर अपने विभिन्न सेनापतियों को मारवाड़ में भेजकर अभियान करते हैं। तो ये जोधपुर विशेषकर इनका जो प्रमुख राज्य था वो था जोधपुर। तो जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हुआ। जोधपुर पर मुगलों ने किस प्रकार आक्रमण किया, जो अभियान, उसकी बात करें। इनकी आप भाइयों की जो आपसी कलह थी उसका फायदा अकबर ने उठाया और इसके लिए अपने एक सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण करने के लिए जोधपुर भेजा। और जोधपुर की ख्यात में इस पूरे आक्रमण का विवरण किया गया, किस प्रकार से ये आक्रमण होता है। चंद्रसेन का जोधपुर इसके बाद चंद्रसेन को जोधपुर छोड़ना पड़ता है और वो चले जाते हैं भादराजून। तो जोधपुर छोड़कर वो कहाँ जा रहे हैं, वो भादराजून चले जाते हैं जोधपुर छोड़कर और उसे अपना स्थायी ठिकाना बनाते हैं। उसके बाद एक इतिहासकार हुए हैं पंडित विश्वेश्वर नाथ रेवू, उनका ये कहना है कि जोधपुर पर मुगल आक्रमण का कारण जो मुख्य रूप से वो मानते हैं कि मालदेव द्वारा हुमायूं के प्रति किया गया असहयोग था। यानी कि जब शेरशाह सूरी जब शासक बना था उस समय हुमायूं दर दर भटक रहा था। उस समय ऐसा माना जाता है कि अकबर का ये मानना था कि हुमायूं जो उसके पिता थे उनकी सहायता मालदेव ने नहीं की थी। इसी वजह से ये एक प्रमुख कारण माना जाता है उस जोधपुर के ऊपर आक्रमण का। हालांकि हम ये देख पा रहे हैं कि अकबर की जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण दिखाई देती है जोधपुर पे आक्रमण करने का। इसी बीच नागौर दरबार की बात कर लेते हैं। जब ये जोधपुर पर विजय हो जाती है तो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर मारवाड़ की राजनीति की बात करें तो इस पूरी राजनीति पर नजर रखने के लिए अकबर अजमेर आते हैं और वो एक तरह से राजनीति के बारे में समझ पैदा करने के लिए यहाँ आते हैं, जो कि 1570 ईस्वी में नागौर में ये दरबार आयोजित किया गया था, इसीलिए इसे नागौर दरबार कहते हैं। और अकबर द्वारा यहाँ अजमेर की यात्रा की गई थी इसी दौरान। हालांकि कहा यह गया कि वो अकाल राहत कार्यों के लिए अजमेर आए थे और यहाँ उन्होंने एक प्रसिद्ध तालाब भी बनवाया था जिसका नाम है शुक्र तालाब। लेकिन इसका वास्तविक कारण, जैसा भी हमने देखा, इसका वास्तविक कारण था कि मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति को समझना चाहता था अकबर, इसीलिए उसने नागौर दरबार का आयोजन किया था। और ये दरबार हुआ था, याद रखिए चित्र से, 1570 ईस्वी में इस दरबार का आयोजन किया गया। अब चंद्रसेन के खिलाफ कुछ मुगल अभियान है, उनकी बात करें। आपने देखा कि जोधपुर पर उनका अधिकार हो गया, वहाँ से जाके चंद्रसेन जो हैं वो भादराजून चले जाते हैं। अब क्योंकि उसको पूरी तरह से पराजित करने के लिए, अकबर उसे अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर लगातार उनके खिलाफ सैनिक अभियान करते हैं। और किस किस के नेतृत्व में अभियान करते हैं वो यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1571 ईस्वी में भादराजून पर मुगल आक्रमण होता है, क्योंकि देखा था कि जोधपुर से वो भादराजून आ गए थे, तो भादराजून पर मुगल आक्रमण होता है। इसकी वजह से चंद्रसेन को भादराजून छोड़कर सिवाना आना पड़ता है, सिवाना। इसके बाद 1572 ईस्वी में एक और मुगल अभियान होता है उनके खिलाफ। तो गुजरात विद्रोह
इसकी वजह ये थी, जो 1572 में इनके खिलाफ अभियान किया गया, इसी दौरान क्या होता है कि गुजरात में एक विद्रोह हो जाता है, तो अकबर उसे दबाने में व्यस्त हो जाता है और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की गतिविधियां भी इस दौरान हो जाती है। याद रखिए दोस्तों, इस समय जो हम बात कर रहे हैं चंद्रसेन की, ये वही समय है जब महाराणा प्रताप भी है मेवाड़ के शासक। तो एक तरफ अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ राव चंद्रसेन जो है वो भी हमें एक स्वतंत्र प्रिय शासक के रूप में दिखाई देते हैं। तो दो शासक यहाँ मुख्य रूप से समानांतर चल रहे हैं, याद रखने की बात यह है। तो यहाँ 1572 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ गुजरात में एक विद्रोह होता है और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप भी अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से अकबर क्या है कि अजमेर से वापस दिल्ली चला जाता है और यहाँ जो इस समय याद रखने की बात है, इस समय वो जोधपुर का शासक किसे नियुक्त करता है, इस समय वो राय सिंह, जो बीकानेर के राजा हैं राय सिंह, उनको जोधपुर का शासक नियुक्त करके वो चला जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि अकबर ने जोधपुर का शासक किसे नियुक्त किया था जब वो जोधपुर से वापस दिल्ली चले गए थे उस समय, और विशेषकर चंद्रसेन के खिलाफ जो अभियान किए गए उसके दौरान जोधपुर का शासक किसे नियुक्त किया गया था, तो वो थे राय सिंह। राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया था। इसके बाद आता है वर्ष 1573 ईस्वी का। अब जो हमने देखा था कि वो जोधपुर से वो भादराजून आ जाते हैं और भादराजून जब मुगल सेना आक्रमण करती है तो वहाँ पर वो सिवाना पे चले जाते हैं। तो सिवाना पर 1573 में मुगल आक्रमण होता है, मुगल अभियान किया गया था। इस समय जो मुगल अभियान किया गया था उसमें जो प्रमुख सेनानायक थे मुगल अभियान के सिवाना के, वो राय सिंह थे मुगल आक्रमण के जो अभियान के, एक शाह कुली खां, इसके अलावा जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, ये प्रमुख इस समय मुगल सेनानायक थे। बात करें चंद्रसेन के जो सेनानायक थे उसमें पत्ता राठौड़ प्रमुख थे। उन्होंने काफ़ी हद तक इस सिवाना दुर्ग पर इसको संभाला, उनका मुगल सेना का मुकाबला किया बहादुरी के साथ। लेकिन चंद्रसेन को मजबूरन जब यहाँ पर रसद सामग्री समाप्त हो गई ऐसा मानते, तो वहाँ मजबूरन उसे छोड़कर पहाड़ों में जाना पड़ा और इनके जो सेनापति थे पत्ता राठौड़ ने काफ़ी हद तक इनका सामना किया था। और यहाँ तक कि क्योंकि राय सिंह इस आसानी से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तो उन राय सिंह ने अकबर को सूचना भेजी थी कि वो एक अतिरिक्त सेना भी यहाँ पर भेजे। तो इससे पता चल सकता है कि किस प्रकार का प्रतिरोध किया गया था पत्ता राठौड़ के द्वारा और राव चंद्रसेन के द्वारा। 1575 ईस्वी की बात करें तो मुगलों द्वारा सिवाना पर अधिकार कर लिया जाता है। ये सिवाना बहुत महत्वपूर्ण जगह थी राव चंद्रसेन के लिए, एक तरह से संकटकालीन राजधानी थी उनके लिए। याद रखें, पूछा जा सकता है परीक्षा में, चंद्रसेन की जो संकटकालीन राजधानी थी उसका क्या नाम है, वो है सिवाना का जो दुर्ग था वो चंद्रसेन के लिए संकटकालीन, जब भी संकट उन पे आता था तो वो सिवाना में आकर शरण लेते थे, तो ये उनके लिए संकटकालीन राजधानी थी। इस समय मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो था जलाल खां। जलाल खां ने इस समय मुगल सेना का नेतृत्व किया था। इसी दौरान जो ये आक्रमण हुआ सिवाना के ऊपर, ये बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण है, क्योंकि इसी समय जो मुगल सेनापति थे जलाल खां, उनकी भी मृत्यु इस दौरान हो जाती है। इसके बाद शाहबाज खां को जलाल खां के जगह पर मुगल सेना का नेतृत्व प्रदान किया जाता है और वो पुनः आक्रमण करते हैं और अंततः सिवाना पर 1575 ईस्वी में मुगलों का अधिकार हो जाता है। याद रखिए, 1575 ईस्वी में सिवाना पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। इसके बाद 1576 में देखते हैं कि इसी बीच एक और प्रकरण यहाँ पर होता है कि जो पोखरण पर भी किसका अधिकार, चंद्रसेन का अधिकार था। लेकिन पोखरण पर क्या होता है, जो भाटी हैं रावल हर्राय, जो भाटी शासक रावल हर्राय है, वो पोखरण पर आक्रमण कर देते हैं चंद्रसेन की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर, और वो अक्टूबर 1575 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण करते हैं। दोनों के बीच युद्ध चलता रहता है काफ़ी समय तक, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो जैसलमेर के रावल हर्राय थे वो चंद्रसेन से संधि कर लेते हैं और कहते हैं कि वो कुछ आर्थिक सहायता, कुछ उन्हें रुपए दे देते हैं और आर्थिक सहायता के बदले वो कहते हैं कि आप हमें पोखरण सौंप दीजिए और जब आपके पास इस तरह का वापस ये रकम हो जाएगी तो आप हमें दीजिए और आपका पोखरण आप ले सकते हैं। तो जनवरी 1576 में इसी वजह से पोखरण भाटियों को सौंपना पड़ता है चंद्रसेन को, अपनी आर्थिक मजबूरियों के चलते, और इस तरह से उनका जो अंतिम आश्रय स्थल है वो भी उनसे छिन जाता है। इसके बाद अगर 1579 ईस्वी की बात करें तो चंद्रसेन द्वारा सरवाड़ के मुगल थाने पर अधिकार कर लिया जाता है और 1580 ईस्वी में वो सोजत पर भी अधिकार कर लेते हैं। इसलिए अंतिम वर्षों की अगर हम बात करें तो वो सरवाड़ और सोजत पर वो अधिकार करने में सफल होते हैं चंद्रसेन। लेकिन उनके जो ये अभियान है और उनके जो अधिकार है वो काफ़ी स्थायी नहीं रह पाते, हम ये देख पाते हैं। जनवरी 1581 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि जोधपुर की ख्यात जो है उसके अनुसार इनको किसी उनके एक सामंत थे बेड़साल द्वारा जहर दे जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महान शासक, मारवाड़ के एक महान शासक का अंत हो जाता है जिन्होंने लगातार मुगलों से लोहा लिया। अब बात करें कि चंद्रसेन जो है वो राजस्थान के प्रथम, विशेषकर अकबरकालीन प्रथम स्वतंत्र प्रकृति के शासक माने जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अपने भाइयों की तरह मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। वो उनके जो भाई उदय सिंह थे, राम थे, उनके जैसे वो मुगलों के पास गठबंधन करने नहीं पहुंच जाते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि अपनी संघर्ष का रास्ता चुनते हैं अपनी आज़ादी के लिए।
तो इसीलिए वो एक स्वतंत्र प्रकृति के शासक हैं और इसी वजह से उन्हें हम प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, क्योंकि जिस रास्ते को इन्होंने, जो मार्ग इन्होंने दिखाया था, उस मार्ग पर आगे महाराणा प्रताप ने जाके काफ़ी नाम कमाया था, इसीलिए इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और इसलिए इसके अलावा इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह का संघर्ष मेवाड़ में महाराणा प्रताप करते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार का संघर्ष मारवाड़ में चंद्रसेन करते हुए हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अब बात करें चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की तुलना की बात यहाँ हमको जरूर करनी होगी कि जैसे हम बात करें कि दोनों एक साथ एक जैसी प्रकृति के शासक थे, तो इनकी तुलना अगर हम करें तो दोनों को ही मुगल बादशाह अकबर से संघर्ष करना पड़ा था। इस समय दोनों के समय ही, जैसा अभी हमने पहले कहा आपको कि दोनों के समय ही इस समय मुगल बादशाह कौन थे, अकबर इस समय मुगल बादशाह थे और दोनों को ही अकबर से संघर्ष करना पड़ा था और दोनों को ही भाइयों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। महाराणा प्रताप को भी अपने भाइयों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, आगे जाके हम पढ़ेंगे जब महाराणा प्रताप के बारे में, और वैसे ही राव चंद्रसेन को भी अपने भाइयों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा दोनों के पास एक, अगर असमानता की बात तो दोनों में समानता हो गई, लेकिन असमानता की बात करें तो हम ये देखते हैं कि प्रताप के समान चंद्रसेन के पास कोई एक स्थायी राजधानी नहीं थी। जैसे प्रताप के पास चावंड जैसी राजधानी थी, स्थायी राजधानी, वैसी कोई स्थायी राजधानी नहीं थी जिसमें रहकर वो लगातार मुगल आक्रमण का सामना कर सकते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रताप के पास भामाशाह जैसा दानी भी था, जिसने उन्हें लगातार आर्थिक सहायता दी और उससे वो अपने संघर्ष को लंबे समय तक जारी रख पाए। हालांकि जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो चंद्रसेन है उन्हें अपना पोकरण को बेचना पड़ता है भाटियों के हाथों, ताकि वो अपनी कुछ आर्थिक सहायता उसमें प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार इनमें कुछ असमानताएं भी हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन के बारे में अध्ययन किया, जो कि प्रताप की अग्रगामी माने जाते हैं और मारवाड़ के प्रताप माने जाते हैं। आगे के भागों में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।